नमस्कार दोस्तों, 23 जनवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 5 स्टेट्स हैं इनके फेज 1 और फेज 2 के लिए कुछ नियम कानून निकाले हैं। मतलब ये जो 5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाले हैं, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, यूपी, तो इनमें जो इलेक्शन होने वाले हैं इनके फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे उसके लिए कितने लोग रैली में आ सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ नियम कानून है, नियम कानूनों को देखेंगे। फिर इंडिया और चाइना का जो ट्रेड सरपास हुआ है, इंडिया बेसिकली चाइना से क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहा है, किस हद तक ये जो ट्रेड एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। वो सही है गलत है, इसको एक एक्स्ट्रा न्यूज के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ एडिशनल डाटा बाहर आया है। फिर अमित शाह जी ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स जम्मू एंड कश्मीर के युद्ध को भड़का रहे हैं। इस न्यूज को डेसिफर करने की कोशिश करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को, इसको पराक्रम दिवस मनाया गया है। इस बार सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाई जहां पे मैंने बताया है कि इंडिया गेट के कंपाउंड के बगल में जो कैनोपी है, जहां पे पहले किंग जॉर्ज 5 की फोटो हुआ करती थी, वहां सुभाष चंद्र बोस जी की ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी। तब तक होलोग्राम के थ्रू उनका 3D फिगर डिस्प्ले होगा। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर भैया केरला में एक बर्ड एटलस बनाया गया है, अब तक का सबसे होलिस्टिक बर्ड एटलस। क्या है इस बर्ड एटलस में देखेंगे। फिर नॉर्वे पहुंचे हैं तालिबान के लीडर्स बातचीत करने के लिए। नॉर्वे में ओस्लो नाम के शहर में तालिबान के लीडर्स बैठेंगे, बातचीत करेंगे। चलो बढ़िया है भाई, बातचीत वगैरह हो रही, वो भी नॉर्वे जैसे शहरों में हो रही। तो तालिबान के लीडर्स के लिए तो एक प्रकार की आउटिंग होगी, बड़े लंबे समय से वॉर लड़ रहे हैं, तो ओस्लो में कुछ दिन के मजे करेंगे। फिर नेक्स्ट, डेडली फाइटिंग बिटवीन आइसिस एंड कुर्दिश फोर्सेस। ये जो आइसिस है, ठीक है ना, आइसिस कह लो, आइसिल कह लो, ओके, तो सीरिया के अंदर इसकी लड़ाई हुई है ओवरऑल कुर्दिश फोर्सेस से। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में ज्यादातर कुर्द लड़ रहे हैं। कुर्द एक एथनिसिटी है जो कि अपने इलाके के लिए लड़ रही है। कुर्द इराक, सीरिया, टर्की, हर जगह पे फैले हुए हैं। तो आइसिस पहले हार चुका है सीरिया के अंदर, इनके कुछ फाइटर्स अभी भी जेल में बंद हैं, और ओवरऑल आइसिस अब पावर में नहीं है सीरिया के अंदर। तो सीरिया की पावर या तो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस के हाथ में है या कुर्दिश फोर्सेस के हाथ में। तो इस बीच में अब आइसिस फिर से रिसर्ज कर रहा है, फिर से उठ रहा है। तो जब ये फिर से उठ रहा है तो इसने अभी एक प्रिजन से अपने कुछ फाइटर्स को छुड़ाने की कोशिश की है। इस न्यूज को देखेंगे। और महात्मा गांधी जी की जो फेवरेट एक लाइन थी वो यहां पे ड्रॉप कर दी गई है बीटिंग रिट्रीट से। बीटिंग रिट्रीट क्या होता है, कब होता है, इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। तो इतनी न्यूज हम यहां पे आज की डेट में एनालाइज करने वाले हैं। प्लस 2 दिन से मेंबर्स का स्वागत नहीं हुआ है, तो अपने नए मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो आकाश नागर ने हमको ज्वाइन किया है। आकाश नागर का ये सेकंड मंथ है मेंबर, वेलकम बैक आकाश। देवाशीष ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया है। देवाशीष ठाकुर का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। और उसके साथ साथ मनोविराज सिंह, मनोविराज सिंह का ये 5th मंथ एज ए मेंबर। सो वेलकम बैक देवाशीष ठाकुर एंड वेलकम बैक मनोविराज सिंह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन धरित्री सहारिया ने हमको ज्वाइन किया है। पुष्कराज हिरवे ने हमको ज्वाइन किया। पुष्कराज हिरवे का ये 3rd मंथ है मेंबर, वेलकम बैक पुष्कराज। आदिल तौकीब लंबे समय से हमारे फॉलोवर हैं और इनके एक्चुअली में बहुत सारे कमेंट्स हमको कमेंट बॉक्स में दिखते रहते हैं, लगभग रोज ही दिख जाते हैं। तो वेलकम बैक आदिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन, 7 मंथ्स एज ए मेंबर। सोमनाथ मुदगल ने हमको ज्वाइन किया, 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सोमनाथ। एंड अश्विनी कुमार सिंह ने हमको ज्वाइन किया 14 मंथ्स एज ए मेंबर। थैंक यू सो मच अश्विनी कुमार सिंह फॉर being a member on this channel. So thank you so much guys and girls for being a member on this channel. Thank you so much for the consistent support. Members are specifically helpful. That's why मैं उनके लिए इतना समय लगाता हूँ उनका स्वागत करने में। Next, सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी, पहली न्यूज है भाई। आज जिस दिन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 23 जनवरी, और आज के दिन ही आप कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से सन में हुआ था। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो सिंपल मैथ वाले भी बता सकते हैं। आइकॉनिक लीडर हैं बोस साहब, इनको हम लोग प्यार से नेताजी बुलाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 26 जनवरी को नहीं, 23 जनवरी को ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बोस साहब की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा एज पराक्रम दिवस, डे ऑफ वैलर। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बोस साहब ने जो किया है, जिस हिसाब का इनका आप कह लो एटीट्यूड था, जितने ये मेंटली स्ट्रांग थे, जितने बड़े दिल के इंसान थे। बड़े दिल के कैसे इंसान थे, ये थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी से मनाया जा रहा है। हालांकि इस चीज को करने में हमने थोड़ा समय लगा दिया है। बोस साहब ने जो कुछ भी इस देश के लिए किया है, इनको बहुत पहले ही ऑनर मिलना चाहिए था। फिर मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस किया है
कि गवर्नमेंट का प्लान है कि ग्रेनाइट की स्टैच्यू बनाएंगे इंडिया गेट पे, जहां पे किंग जॉर्ज 5 की स्टैच्यू थी, तब तक एक होलोग्राम रहेगा। उससे रिलेटेड क्या पॉलिटिक्स हो रही है, इसके ऊपर मैं कल ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मेरे वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स देखते हैं अपने प्यारे नेताजी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जाए तो इनको बोला था प्रिंस अमंग पैट्रियट, ठीक है ना। और दिस इज व्हाट दिस रेडिकल लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर वाज कॉल्ड बाय फादर ऑफ नेशन। समझिए फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते थे प्रिंस अमंग पैट्रियट, और नेताजी गांधी जी को क्या बोलते थे? पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। समझ गए? मतलब पैट्रियट का भी पैट्रियट, सबसे बड़ा पैट्रियट, ये बोलते थे नेताजी किसको? महात्मा गांधी जी को। जबकि हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो व्यू पॉइंट्स थे, जो आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स थे आजादी को लेके, जो तरीकों को लेके उनकी अप्रोच थी, वो अप्रोच बहुत हैविली अलग थी। उसके बावजूद नेताजी खुले दिल से गांधी जी को गुरु मानते थे, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। और गांधी जी भी ऐसे थे, वो भी नेताजी का सम्मान करते थे। हालांकि गांधी जी ने यह बोला था कि देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के जो तरीके हैं मैं उनको नहीं मानता, तो तरीकों में फर्क था। बट गांधी जी और नेताजी दोनों का दिल इतना बड़ा था कि उनको पता था कि दोनों ही लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, गांधी जी के लिए उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। फिर अगर नेताजी बोस एक स्पिरिचुअल इंसान भी थे, मतलब आजादी के लिए तो उन्होंने लड़ाई की, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल, भगवान, ओवरऑल धर्म, जिंदगी कैसे जीनी है, इन सब चीजों के बारे में भी बोस साहब की अपना एक थॉट प्रोसेस था। और वो थॉट प्रोसेस बहुत हद तक श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ भी बोला था उससे आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस था। 15 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई चीजों को पढ़ा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान गया। लेकिन देश की आजादी के लिए जो लड़े, 1921 से लेकर 1941 तक 11 बार इनको जेल में डाला गया। पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, वहां पे एक अंग्रेजी प्रोफेसर ने इंडिया के बारे में बकवास की, उसको चप्पल से मारने लगे। ये सब चीजें पॉपुलर कल्चर में जरूर दिखाई जाती हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है दोस्तों। आप सोचो, इंडिया गुलाम था और इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत थी कि इसकी व्यू पॉइंट के अगेंस्ट कोई जाएगा तो उसको चप्पलों से मारा। तो ऐसे लोग लीड करेंगे इंडिया को, तो देश को तो आजादी मिलनी ही थी कभी ना कभी। तो 1930 में ये कलकत्ता के मेयर बने जब ये प्रिजन में थे, और आजाद हिंद रेडियो स्टेशन जो इन्होंने जर्मनी में स्टैब्लिश किया था, वहां पे आप कह सकते हो कि इन्होंने गांधी जी को एड्रेस किया, जय हिंद के नारे दिए, दिल्ली चलो के नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये नारा तो अमर हो चुका है, जब तक हिंदुस्तान का एक भी इंसान रहेगा ये नारा याद रखेंगे लोग। फिर आगे क्या है कि नेताजी जब जर्मनी में थे और इंडिया की फ्रीडम को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय में उन्होंने शादी की थी एक ऑस्ट्रियन वुमन के साथ जिनका नाम था एमिली शेंकी, और इनसे इनको एक बेटी है जिनका नाम है अनीता बोस। अनीता बोस जी आज भी एक्टिव है, ये काफी वेल नोन जर्मन इकोनॉमिस्ट है। 1941 में एक बहुत डेयरिंग एस्केप था कि मतलब अंग्रेजों का पहरा था इनके घर के बाहर, अंग्रेजों ने अपने जासूस लगा रखे थे, लेकिन चुपचाप अपने फैमिली मेंबर शिशिर बोस की मदद से नेताजी चुपचाप डिस्गाइज में अपने घर से बाहर निकल गए। उन्होंने बोला वो ध्यान में है, ध्यान में 3-4 दिन तक पब्लिक अपीयरेंस में आए नहीं, तब तक वो अफगानिस्तान के रास्ते आगे निकल चुके थे। 1941 में इटालियन फॉरेन मिनिस्टर गैलेजियो सियानी से मिले आपके सुभाष चंद्र बोस साहब, और उससे इंडिया की इंडिपेंडेंस की इन्होंने बात की। मतलब ये बात बिल्कुल सही है। बोस द फॉरगॉटन हीरो नाम की एक मूवी यूट्यूब पे पड़ी हुई, इसमें देखिए, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि भाई अगर भारत को आजादी दिलाने के लिए मुझे शैतान से हाथ मिलाना पड़ जाए तो मैं वो भी करूंगा। इस हद तक ये इंसान भारत को आजादी दिलाना चाहता था कि वो किसी भी हद पे जाने को तैयार था, मतलब फ्रीडम्स की कोई लिमिट। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब को एक बात पता थी कि अंग्रेजों के अंदर कोई एथिक्स नहीं है। तो अगर एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हें गुलाम बना रखा है और उसके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, तो तुम उसके साथ एथिक्स से लड़ोगे ना तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। कहीं ना कहीं गांधी जी की लड़ाई एथिक्स की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे भी गांधी जी को एथिक्स छोड़ने पड़े। गांधी जी कभी वायलेंस की बात नहीं करते थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में उन्होंने वायलेंस का अपोजिशन नहीं किया, क्योंकि गांधी जी को यह मालूम पड़ चुका था कि अंग्रेज सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। फिर अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो कि मतलब परसेप्शंस हैं। प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हुई। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि साधु बन के गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में रहे। मैंने जब ऑडिटर, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ महीनों के लिए एज एन ऑडिटर जॉब की है। ये आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। शुरुआत में ऐसे बैठे बैठे प्राइवेट जॉब करा था, नौकरी दी थी, तो मेरी सरकारी नौकरी लगी थी।
तो मेरी पोस्टिंग थी फैजाबाद में। फैजाबाद का जो कैंटोनमेंट इलाका है ना, वहां पे मेरी पोस्टिंग थी। तो फैजाबाद के कैंटोनमेंट इलाके में जहां पे मेरा ऑफिस था, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर का पे एंड अकाउंट ऑफिस, उससे थोड़ी ही दूर पे सरयू नाम की नदी बहती है। उस नदी के किनारे पे अगर आप जाओगे ना, तो आज भी लोग बोलते हैं कि इन नदी के किनारे पे गुमनामी बाबा बैठा करते थे। और वो गुमनामी बाबा कोई और नहीं, खुद सुभाष चंद्र बोस साहब थे। और वो डर के क्यों रहते थे? क्योंकि जो कांग्रेस के आला लीडर्स थे, वो ऑब्वियस सी बात है सुभाष चंद्र बोस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। और खुद नेहरू जी, अब देखो सुभाष चंद्र बोस इंडिया में जिंदा वापस आ जाते अगर, तो क्या नेहरू जी इतने अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से प्राइम मिनिस्टर रह पाते? बहुत मुश्किल है भाई। जबरदस्त लीडर थे सुभाष चंद्र बोस साहब। और अच्छा ही होता कि शायद सुभाष चंद्र बोस साहब वापस आ जाते। ये जो कश्मीर वगैरह पे गलत डिसीजंस हुए थे, जो चाइना के साथ गलती हुई थी, वो शायद अगर सुभाष चंद्र बोस जी लीडरशिप पे बैठे रहते तो शायद ना होती। बट चलिए, ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, ऐसा ही हो जाता तो ये हो जाता। ये सब तो देखिए नहीं कहना चाहिए। हिस्ट्री में जो एक बार हो जाता है वो हो जाता है, फिर उसका कोई अल्टरनेटिव हमको नहीं दिखता। नेताजी जबरदस्त स्टूडेंट थे भाई। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लिया। और सोचिए, उस समय पे अंग्रेज कॉपी चेक करते थे, इंडिया में कोई एजुकेशन का साक्ष्य नहीं है, और उसके बाद भी आदमी पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई, मतलब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहा है। आज की डेट में लोग 4 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो मतलब मैं आज के लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस साहब किस लेवल का इंटेलेक्ट था उनका। एडिटर थे फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के, और ये फॉरवर्ड न्यूज़पेपर उनके मेंटर चित्तरंजन दास ने शुरू किया था। उसको फॉरवर्ड किया किसने? आपके ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर स्वराज नाम का एक अनदर न्यूज़पेपर था जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने शुरू किया। 1935 में नेताजी की किताब आई द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, जिस पेपर में फ्रीडम स्ट्रगल के रिस्पेक्ट में न्यूज आपको काम आएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। आप सुभाष चंद्र बोस मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगी। नाम के साथ सर्च मारने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेताजी के ऊपर यूट्यूब में मेरे ख्याल से करोड़ों वीडियोस होंगी। तो मेरे चैनल वाले स्पेसिफिक वीडियोस के लिए आपको मेरा नाम सर्च मारना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे फॉरगॉटन लीडर थे, नो डाउट, बहुत बड़े पैट्रियट। हम सबका बनता है कि भाई हम इनको याद करें। आज की डेट में देखिए, कुछ हद तक पॉलिटिक्स के साथ सुभाष चंद्र बोस साहब को जोड़ा जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है इंडिया गेट पे, देखिए ये इंसान डिजर्व करता है इनकी प्रतिमा को बनाना, तो इसके ऊपर देखिए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। और मेरा एक और मानना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के राज के अंदर में शुरुआती फेज में सुभाष चंद्र बोस जी की इंपॉर्टेंस को उतना नहीं मतलब माना गया, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी कहीं ना कहीं एक फॉरगॉटन हीरो रहे। उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, नो डाउट। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत कुछ कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही तो जुड़े हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस साहब। फिर उन्होंने छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। बताइए कौन से सन में बना था फॉरवर्ड ब्लॉक? कौन से सन में हुआ था हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए कितनी पढ़ाई कर रखी है आपने। तो आजादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज को, ओवरऑल इनके जो भी इन्होंने किया कंट्रीब्यूशंस को, जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। आज की डेट में मिल रही है तो उसको कंट्रोवर्सीज के साथ, तो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है। तो इतने बड़े इंसान का नाम पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इतने बड़े इंसान को इज्जत सबको प्रोवाइड करनी चाहिए बिना किसी कंट्रोवर्सी के। नेक्स्ट बात करते हैं, बैन ऑन लार्ज पोल रैलीज रोड शोज टू कंटिन्यू। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो बड़ी बड़ी लार्ज रैलीज है, रोड शोज हैं, जो कि 31 जनवरी तक होने थे, असेंबली इलेक्शंस, 5 असेंबली में इलेक्शन होने वाले ना, वो बैन रहेंगे। लेकिन हाँ, पहले 2 फेजेस के लिए, फर्स्ट 2 फेज ऑफ पोलिंग, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, इन पोलिंग में जो भी रैली वगैरह होंगी ना, उसमें मैक्सिमम 500 लोग रह सकते हैं। देखिए, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। सारी फिजिकल रैलीज और प्रोसेशंस बैंड हैं। लेकिन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ऑफ पोलिंग में कुछ ना कुछ तो भैया लोग बाहर आएंगे, पॉलिटिशियंस बाहर आएंगे, अपनी कैंपेनिंग करेंगे। इस समय पॉलिटिकल पार्टीज, और केवल बीजेपी नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही होंगी कि भाई थोड़ा बहुत तो हम आके बोलेंगे ही ना लोगों को। कैंपेनिंग तो होती, देखिए इलेक्शन दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, कैंपेनिंग तो होगी ही ना इलेक्शन की। कार्यकर्ता तो लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके बताएंगे ना कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो वैसे ही होती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत कैंपेनिंग होनी चाहिए, तो इलेक्शन का मजा ही नहीं आएगा, यूपी जैसे राज्यों में खासकर। तो अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी पहले बहुत बदनाम है कि भैया लोकल लेवल पे इलेक्शंस करा दिए थे, और वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हुए थे ऐसे समय पर कराए गए जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, तो ऑलरेडी काफी बुराई हुई थी उस समय पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय कोई चांस नहीं ले रहा। तो
जो भी 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस का रिव्यू किया, कोविड-19 कितना फैला है स्टेटों में, वैक्सीनेशन ड्राइव कितनी चल रही है स्टेटों में, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के साथ बात की, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ बात की, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री भी कोऑर्डिनेट कर रहा है चीजों को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सबको मिला के ओवरऑल कुछ डिसीजंस लिए गए। डिसीजन ये है कि फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में 58 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूपी में इलेक्शन होंगे 10 फरवरी को, और इनमें 500 लोगों तक की गैदरिंग अलाउड है, या फिर अगर किसी हॉल में बुकिंग हो रही है तो 50% ऑक्यूपेंसी अलाउड है। 50% ऑक्यूपेंसी या 500, इनमें से जो भी नंबर कम होगा उसको ओवरऑल यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लो किसी हॉल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 1500 है, तो इसका 50% कितना हो गया, 750 हो गया, लेकिन 750 अलाउड नहीं है, 500 मैक्सिमम अलाउड है। समझ गए आप बात को? तो भाई फर्स्ट फेज ऑफ यूपी पोल जो कि 10 फरवरी को हो रहा है, मैक्सिमम कैंपेनिंग में जो लोग रह सकते हैं ओपन इलाके में वो रह सकते हैं 500। ये लिमिट यहां पे सेट कर दी गई है, किसके द्वारा? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहां पे सब चीजें टेकअप करनी पड़ेंगी। जब फेज 2 इलेक्शंस होंगे वो होंगे 55 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ यूपी में, 40 सीट्स गोवा में, 70 सीट्स उत्तराखंड में, ये सब 14 फरवरी को होंगे। इसकी भी फिजिकल मीटिंग्स 1 फरवरी से लेकर 12। तो देखिए पहले फेज के लिए फिजिकल मीटिंग्स और फिजिकल कैंपेनिंग 28 जनवरी से 8 फरवरी तक अलाउ की गई है। सेकंड फेज के लिए 1 फरवरी से 12 फरवरी तक अलाउ की गई, और जो भी ओपन कैंपेनिंग होगी उसमें मैक्सिमम 500 लोग आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पे एक और व्यू पॉइंट उठ रहा है कि भाई जब इतना कोरोना फैल रहा है और इलेक्शन की कैंपेनिंग नहीं हो पा रही है, तो बेटर यह है कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर दो, डिले कर दो पोल्स को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कितनी ताकत है कि वो पोल्स को डिले कर सकते हैं? वैसे तो अगर एक बार इलेक्शन को बुलाया जाता है तो वो एज पर शेड्यूल चलता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इलेक्शन के प्रोसेस को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो नॉर्मल अगर केसेस में एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया तो शेड्यूल के हिसाब से चलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इलेक्शन को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, स्क्रैप भी किया जा सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर। अगर बात की जाए अंडर सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर इसको रीड करो आप आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो ओवरऑल इलेक्शंस को एक्सटेंड तो किया जा सकता है, लेकिन एक एक्सटेंशन 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब लोकसभा और असेंबली के डिसोल्यूशन का टाइम आ गया, मान लो 5 जनवरी 2016 को बनी थी लोकसभा और वो 5 जनवरी 2021 को डिसॉल्व होनी है, मैं आपको बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो 5 जनवरी 2021 से पहले पहले तो इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए और रिजल्ट निकलना चाहिए, सरकार बननी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन पोस्टपोन किए गए, जैसे 1991 में इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन को 3 हफ्तों के लिए, क्योंकि राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था तमिलनाडु में कैंपेनिंग के समय पे। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, राजीव गांधी असैसिनेशन करके, आप मेरे नाम से सर्च मारिए आपको मिल जाएगी। फिर मार्च 2020 में भी 18 राज्यसभा की सीटें के इलेक्शंस को पोस्टपोन किया था कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस पहले पोस्टपोन नहीं हुए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में पोस्टपोन होते हैं। फिर ग्राउंड्स क्या होने चाहिए इलेक्शन पोस्टपोनमेंट के? तो आर्टिकल 172 क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है देश में तो उस केस में एक समय पे 1 साल के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इमरजेंसी जब हट गई है तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए। तो ओवरऑल कितना हो गया? 1.5 साल, मतलब 1 साल के लिए आपने इमरजेंसी लगने की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। इमरजेंसी खत्म हुई तो उसके 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 6 महीने और चल सकता है वो इमरजेंसी। ओके, वैसे देखा जाए तो नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं है जो बताता है कि आप इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हो। लेकिन अब मान लीजिए कोई एक ऐसी आपदा आ गई है जो कि इलेक्शन कमीशन की औकात के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, कहीं दंगे हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फिर आप इलेक्शन कैसे कराओगे? उस केस में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, ठीक है। जीएस पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है जेएंडके लीडर्स लीडिंग यूथ एस्ट्रे सेज अमित शाह। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये कहां पे लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और यहां पे साफ साफ ओवरऑल बोला है कि अमित शाह जी ने ओपन स्टेटमेंट दिया है कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भड़का रहे हैं। शाह जी का यह बोलना है कि भैया यूनियन टेरिटरी में डेमोक्रेसी ज्यादा आ रही है, ग्राउंड रूट्स लेवल पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देखिए, अब अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस पूरे के पूरे टॉपिक को देखें तो हमने ये देखा है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद, कहीं ना कहीं तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, यूनियन टेरिटरी की सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन वो इश्यूज थोड़े आप कह सकते हो कि टेम्परेरी हैं, धीरे धीरे तो माननी ही पड़ेगी सरकार को लोगों की बात।
लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो लोगों को खुलेआम भड़काते हुए नजर आए हैं कि भाई अगर आर्टिकल 370 नहीं आएगा तो तुम ठीक तरीके से नहीं रह पाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। देखिए, आर्टिकल 370 के जाने से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना, वो पॉलिटिकल लीडर्स को हुआ है, क्योंकि जो रीजनल पार्टी भी जम्मू एंड कश्मीर में ताकत में रहती थी उसकी बहुत चलती थी। और अमित शाह जी यहाँ पे इनडायरेक्टली रेफरेंस दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को, ठीक है ना। इनके लीडर्स ओपनली आए हैं और ओपनली आके उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए। ये बात देखिए कुछ हद तक सही है। महबूबा मुफ्ती का भाषण आया था कुछ समय पहले तक, तो उन्होंने बहुत भड़काऊ बातें बोली थी 35A को लेके और आर्टिकल 370 को लेके और पाकिस्तान के साथ टेररिज्म को लेके। तो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण में जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो ना आए, ऐसा यहाँ पे अमित शाह जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अब यहाँ पे ऐसा किया क्या है बीजेपी की सरकार ने कि भाई जो लोग हैं जेएंडके की वो बीजेपी की बात माने। तो भाई पंचायती राज एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके चलते ग्राउंड लेवल पे 30,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता कौन है, जम्मू एंड कश्मीर के लोग चुनते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन किसके हिसाब से होगा, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हिसाब से होगा। और सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि अमित शाह जी ने साफ साफ बोला है कि भाई स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, 370 वाला जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो तो देखो मिलने वाला नहीं है। आपको नॉर्मल स्टेट बनाया जाएगा जहां पे आपके लोग सरकार चुनेंगे और सरकार को चलाएंगे। लेकिन ये जो पहले का हिसाब चलता था आर्टिकल 370 वाला, वो यहां पे नहीं होगा। यहां पे अमित शाह जी ये भी बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 जाना प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी यह है कि गुड गवर्नेंस दी जाए लोगों को, और गुड गवर्नेंस में लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जब से देखा जाए कि ये आर्टिकल 370 हटाया तो टेररिस्ट एक्टिविटीज जेएंडके में 40% कम हुई है, जो डेथ्स होती हैं जेएंडके में वो 57% कम हुई है। गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्स, निफ्ट, आईआईटी, आईएम जैसे कॉलेजेस को सेटअप करने की कोशिश कर रहा है जेएंडके में, मेडिकल सीट्स को बढ़ा रहा है जेएंडके में। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तब 500 सीटें थी मेडिकल की, अब 2021 में 1100 सीटें हो चुकी हैं। तो पहले की जो पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती थी कि भैया अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एमबीबीएस करना है तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। पाकिस्तान खुद फर्जी और चिल्लर किस्म की कंट्री है, तो बेटर यही है कि अपने देश में रह के पढ़ो, और अपॉर्चुनिटीज जेएंडके में आ रही हैं। ये सब बातें यहाँ पे अमित शाह जी बोल रहे हैं। अलग अलग क्वार्टर्स में अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से बातों को डिसिफर करेंगे। जो बीजेपी समर्थक है वो बोलेंगे भाई बिल्कुल सही है, जो बीजेपी की अपोजिशन में बोलेंगे कि ये तो फालतू बकवास कर रहे हैं। तो वो तो भाई देखो आपके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हो। ग्राउंड लेवल पे जेएंडके के लोगों का कितना भला हो रहा है ये आगे आने वाले कुछ सालों में क्लियर हो जाएगा। फिर जेएंडके में 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। लगभग 1.13 लाख टूरिस्ट जेएंडके में लास्ट ईयर गए थे। जेएंडके के यूनियन टेरिटरी का जो बजट है वो 21,000 करोड़ से बढ़ा के 90,000 करोड़ कर दिया गया। तो इतना पैसा अगर जेएंडके को एलोकेट किया जा रहा है तो सरकार बोल रही है तो जेएंडके के डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल होगा ना। एरिया की बात की जाए तो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जेएंडके का। हालांकि आपको पता है कि सब हमारे हाथ में नहीं है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश बोली जाती है। 67.16% आपकी लिटरेसी है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हमने देखे। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, केरला गेट्स इज फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। तो ये जो केरला का बर्ड एटलस है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काउंट स्टेट लेवल बर्ड एटलस है इंडिया का। इसने इंडिया के अंदर एक जबरदस्त सॉलिड बेसलाइन डाटा बनाया है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एविडेंस ऑफ वेरियस बर्ड स्पीशीज। मतलब इंडिया में कहां पे किस किस प्रकार की कितनी बर्ड स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, इसका एक डाटा बनाया गया, स्टेट लेवल पे बनाया गया। मतलब केरला पे कहां पे किस किस जगह पे कौन कौन से प्रकार की कितनी बर्ड एग्जिस्ट करती है, इसका एक एटलस बना है केरला के अंदर, जिसको बोला गया केरला बर्ड एटलस। एक सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज है। 1,000 वॉलंटियर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए। 60 दिन तक एक्सरसाइज चली है। 2 सीजन में चली, एक वेट सीजन जो कि जुलाई सितंबर का है, खूब पानी बरसता है। एक ड्राई सीजन जब जनवरी टू मार्च का, यहाँ पानी नहीं बरसता है। 2015 से लेकर 2020 के बीच में चली है। टोटल 60 दिन चली है। 3 लाख रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं बर्ड के। 361 अलग अलग स्पेशीज की बर्ड है। 94 वेरी रेयर स्पेशीज है, 103 रेयर स्पेशीज है, 110 कॉमन स्पेशीज है, 44 कॉमन स्पेशीज है, 10 मोस्ट अबंडेंट स्पेशीज है। समझ गए? तो इस प्रकार का एक यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस बनाया गया है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, सैंपलिंग एफर्ट एंड स्पेशीज कवरेज। तो ये न्यूज हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे कुछ और जनरल ऑब्जर्वेशंस जो निकल के आए वो ये हैं कि बर्ड्स के टोटल नंबर ड्राई सीजन में ज्यादा है, वेट सीजन में कम है। बर्ड्स की रिचनेस और इवननेस नॉर्दर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में कम है। ज्यादातर जो एंडेमिक
आप कह लो बर्ड्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में कंसंट्रेटेड है, और जो वल्नरेबल बर्ड्स हैं और थ्रेटेंड स्पेशीज हैं वो कोस्ट के किनारे हैं। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर व्हाइट चीक्ड बार्बेट और हाउस क्रो के 13,855 और 12,380 रिकॉर्ड मिले हैं। अच्छा, यूरेशियन कुकू और अमूल फाल्कन, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक केरला में स्टे नहीं करती, माइग्रेशन रूट में केरला पड़ता है तो केरला के थ्रू उड़ती हुई चली जाती, इनको बहुत ज्यादा इस बर्ड एटलस में इंक्लूड नहीं किया गया। बर्ड एटलस क्या होता है? तो एक ऑर्निथोलॉजिकल वर्क है। अब आप बोलोगे ये ऑर्निथोलॉजी क्या होती है सर? तो बर्ड की स्पेशीज को आप ऑर्निथोलॉजी बोलते हो, जो बर्ड का डॉक्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, उसको वो ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली बर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन, एबेंडेंस, उनके सीजनल पैटर्न, उनका खान पान, उनके लॉन्ग टर्म चेंजेस को डेसिफर करने वाला और डिस्प्ले करने वाला जो मैप होगा उसको आप बर्ड एटलस बोलोगे। इस बर्ड एटलस में बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल इलाका कवर किया जाता है, अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे चाहिए। जैसे हमने देखा कि 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तो यहाँ पे लगे हैं ओवरऑल इस बर्ड एटलस को बनाने में। अच्छा, बर्ड एटलस से अलग एक और चीज होती है जिसको आप बोलते हैं माइग्रेशन एटलसिस। माइग्रेशन एटलसिस ये बताती हैं, मतलब वो बर्ड के एक्चुअली मूवमेंट पैटर्न को डेसिफर करती हैं, बर्ड कहां से कहां गई, कितने समय कहां पे रुकी, तो ये माइग्रेशन एटलस होता है। माइग्रेशन एटलसिस बर्ड एटलस से अलग होता है, जिस पेपर थ्रू बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है महात्मास फेवरेट हिम आउट ऑफ बीटिंग रिट्रीट लिस्ट। तो देखिए जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हाइम है ना, अबाइड विद मी, a favorite of Mahatma Gandhi, has been dropped from the list of tunes for this year's beating retreat ceremony। सबसे पहले तो यहां समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या है। ये एक सेंचुरी ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि ट्रूप्स पूरे दिन लड़ते थे, सनसेट के समय पे लड़ाई बंद हो जाती थी, रिट्रीट हो जाता था। तो जब लड़ाई बंद होता थी तो ढोल वगैरह बजाए जाते थे कि रिट्रीट हो गया भाई, बंद हो गई लड़ाई, तो ट्रूप्स एकदम से लड़ना बंद कर देते थे, अपने हथियार वगैरह छोड़ देते थे बैटलफील्ड में। उस समय पे कुछ गाने वगैरह गाए जाते थे, उनको आप बोलते थे बीटिंग रिट्रीट, ठीक है। इंडिया के अंदर भी ये बीटिंग रिट्रीट होता है। इंडिया के अंदर ये बीटिंग रिट्रीट कब होता है? जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस खत्म होते हैं, तो एवरी ईयर ऑन द इवनिंग ऑफ 29 जनवरी एट विजय चौक ये बीटिंग रिट्रीट कंडक्ट किया जाता है न्यू दिल्ली में। और इसका मतलब क्या है कि भाई रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस खत्म हो गए। अब इस बीटिंग रिट्रीट के समय पे कुछ म्यूजिक बनाया जाता है, कुछ आप कह सकते हो हिम्स बजाई जाती हैं। उन हिम्स में पिछले साल जो हिम बजाई गई थी वो इस साल नहीं बजाई जा रही। पिछले साल ये जो अबाइड विद मी नाम की जो हिम है, जिसको 19वीं शताब्दी में स्कॉटिश पोएट हेनरी फ्रांसिस लिट ने लिखा था, कंपोज किया था विलियम हेनरी मॉन्क ने, एक्चुअली में महात्मा गांधी जी की फेवरेट हिम थी ये। तो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ी हुई थी ये हिम। ओके, ट्यून आप कह सकते हो, हिम कह लो, ट्यून कह लो। तो भाई जब से 1950 से हम अपने रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 29 जनवरी को जब रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन खत्म होते हैं तब ये बीटिंग रिट्रीट होता है। और बीटिंग रिट्रीट में कुछ ट्यून्स बजाई जाती हैं। उन ट्यून्स में अबाइड विद मी बजाई गई थी 2020 में। ओके, 2020 में वंदे मातरम को पहली बार बजाया गया। एक्चुअली में पहले बोला गया था 2020 में कि हम इसको अबाइड विद मी को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन फिर बाद में अपोजिशन हुआ और इसको अबाइड विद मी को रख लिया गया, लेकिन अभी के लिए इसको ड्रॉप कर दिया गया। एक्चुअली में अबाइड विद मी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये महात्मा गांधी जी की फेवरेट क्रिश्चियन हिम थी, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो आप महात्मा गांधी जी की फेवरेट क्रिश्चियन हिम क्यों हटा रहे हो? इस बात को लेकर 2020 में पॉलिटिक्स हुई थी, लेकिन 2022 में फिर से बीजेपी सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हम इस पर्टिकुलर ट्यून को नहीं बजाएंगे। ओके, तो मैसेड बैंड्स बजाते हैं यहाँ पे ओवरऑल इस हिम को, ट्यून को बीटिंग रिट्रीट में। इस बार कौन कौन सी ट्यून्स बजाई जाएंगी? एक है कदम कदम बढ़ाए जा, एक है ड्रमर्स कॉल, और तीसरी है ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है। लास्ट ईयर कौन कौन सी बजाई गई थी? तो एक थी भारत के जवान, फिर कदम कदम बढ़ाए जा, ड्रमर्स कॉल और अबाइड विद मी। ओके, तो इस बार आप कह सकते हो अबाइड विद मी को यहां पे ड्रॉप कर दिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे किसी वन लाइनर क्वेश्चन में या फिर किसी यूपीएससी के एमसीक्यू में कि अबाइड विद मी क्या है, तो याद रखिएगा एक ट्यून है, एक हिम है, जो कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समय पे बजाई जाती है 29 जनवरी को। इसको बनाया था स्कॉटिश पोएट हेनरी फ्रांसिस लेट और कंपोज किया था विलियम हेनरी मॉन्क ने। ओके, आई होप आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका समझ में आ गया। और सेलिब्रेशंस, जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन खत्म हो रहे हो 29 जनवरी को, तो कुछ फोटोज हैं पिछले साल की, उस समय की। जिस पेपर 2 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल टू बी रेडी बाय द एंड ऑफ मार्च। तो यहाँ पे गति शक्ति प्रोग्राम अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दिया गया था। इंडिया में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनका एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा,
और ये रेडी हो जाएगा 31 मार्च 2022 तक। देखिए गति शक्ति प्रोग्राम में आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज उनको एग्जीक्यूट कर रही हैं, अलग अलग राज्य की सरकारें एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो 17 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज केंद्र की सरकार की, राज्य के सरकारों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इन सबके अम्ब्रेला की तरह ऊपर आ गया आपका गति शक्ति प्रोग्राम। और गति शक्ति प्रोग्राम में यह बोला गया कि भाई जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसको तुम ऑनलाइन उसका डाटाबेस बनाओ। तो एक नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल बनाया जाएगा, डिजिटल पोर्टल, उसमें पूरा का पूरा डाटा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अपलोड किया जाएगा। 75% डाटा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप बोलोगे कि सर इतना डाटा अपलोड करके होगा क्या, क्योंकि गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर कुछ अलग नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है। डिजिटल पोर्टल के तैयार करने से होगा क्या कि कौन कौन सी जगहों पे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जिस जिस जगह पे वो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वहां पे फॉरेस्ट कितने, वाटर बॉडीज कितनी, माइंस कितनी है, रिलीजियस साइट्स कितनी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कितनी है, ये इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। वहां पे सॉइल का कैरेक्टर कैसा है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो 370 लेयर्स ऑफ क्रिटिकल डाटा होता है ये पता चल जाएगा सरकार को। और जब सेंट्रलाइज तरीके से आपको डाटा पता है तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे वो रोड का प्रोजेक्ट हो, रेल का हो, पोर्ट का हो, इनलैंड वाटरवे का हो, एविएशन का हो, नेचुरल गैस पाइपलाइन का हो, वाटर सप्लाई पाइपलाइन का हो, किसी भी चीज का प्रोजेक्ट हो, बहुत पहले ही एडवांस में हम ये एसेस कर पाएंगे, गेस कर पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में खर्चा कितना लगेगा, आगे आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। और इन सब चीजों को एनालाइज और अप्रेज करने के लिए बनाया गया है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप केंद्र की सरकार के लेवल पे, जो स्क्रूटिनाइज करेगा, अप्रेज करेगा प्रोजेक्ट को। ये जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है इसको एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सिटीज सेक्रेटरीज लीड करेंगे, हेड करेगा इसको कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब एक बड़े लेवल पे काम करेगा ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। और जो वेबसाइट होगी नेशनल, ये जो गति शक्ति मास्टर प्लान की, ये स्टेट्स को एनेबल करेगी कि वो अपने अपने इकोनॉमिक जोन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप से रिलेटेड ऑडिट्स में जो भी कमियां हैं, जो भी ओवरऑल सरकार, केंद्र की सरकार की तरफ से वार्निंग्स आई हैं, इनको पहले आप इम्बाइब कर लो, ताकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए। इससे पब्लिक और बिजनेस कम्युनिटी को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाए जाए, कहाँ पे बिजनेस सेटअप किए जाए, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज को किया जाए और ओवरऑल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस के बेसिस पे आप पहले एसेस कर पाओगे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की क्या पोटेंशियल है, कितना इसमें पैसा लगेगा, ओवरऑल क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे, ये सब यहाँ पे पता चल जाएगा। ये इस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई तालिबान वालों की एक यहाँ पे ओवरऑल आप कह सकते हो कि टूरिस्ट विजिट होने वाली है। तालिबान का जो डेलीगेशन है वो ऑस्लो टॉक्स के लिए यहाँ पे निकल गया है। 3 दिन के लिए नॉर्वे जा रहा है तालिबान का डेलीगेशन। तो अब ये तालिबान का डेलीगेशन जाके बातचीत क्या करेगा, तो वही बातचीत करेगा कि कैसे भाई अफगानिस्तान के अंदर जो एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर है इसको ठीक किया जाए। यहाँ पे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स होंगे, अफगान सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, अफगान की जो वुमेन लीडर्स हैं वो होंगी जो कि भाग चुके हैं फिलहाल के लिए अफगानिस्तान से। तालिबान का डेलीगेशन हेड करेंगे फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी। और पहली बार ऐसा होगा कि पावर सीज करने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो यूरोपियन सॉइल पे वेस्ट की कंट्रीज के साथ इंगेज कर रहा है। तालिबान अगस्त में पावर में आया था, यूएस और फॉरेन ट्रूप्स ने अपना फॉरेन विड्रॉल जब शुरू किया था, उसके बाद से आप देखोगे कि तालिबान ऑलमोस्ट पूरा अफगानिस्तान जीत चुका है। 1996 से लेकर 2001 के बीच में जो तबाही मचाई थी तालिबान ने वो सबको याद थी। उस लेवल की तबाही तो देखिए इस बार नहीं मची है, एटलीस्ट न्यूज बाहर में नहीं आई है। इंटरनली तो देखिए बहुत कुछ हुआ है, सब लोग ऐसा कह रहे हैं। और रही बात ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की, उनकी एजुकेशन की, उनकी जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी वुमेन्स पहले सरकारी नौकरी में ज्वाइन करती थी, जो भी लड़कियां पहले स्कूल जाती थी, उनको घर पे जाने को बोल दिया गया है। तो इस प्रकार की चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो संडे को टॉक्स होंगी, अफगानिस्तान से सिविल सोसाइटी के मेंबर, वुमेन लीडर्स, जर्नलिस्ट होंगे। फिर आपके यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, नॉर्वेजियन ऑफिशियल्स होंगे, तालिबान भी होगा यहाँ पे। तो इससे पहले कि ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत और बढ़ जाए, अफगानिस्तान के अंदर पॉवर्टी और ज्यादा डीप हो जाए, उससे पहले ही भाई अफगानिस्तान की कुछ मदद हो जाए, इसके लिए तालिबान को अपने स्टांस को थोड़ा सॉफ्टन करना पड़ेगा। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बाद में देखते हैं। यूएस ने 9.5 बिलियन यूरोस, आप कह लो, सॉरी 9.5 बिलियन डॉलर्स और 8.4 बिलियन यूरोस
अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के एसेट्स को सीज कर रखा है, तो वो भी तालिबान को नहीं मिल पाएंगे। 23 मिलियन अफगान इस समय पे हंगर की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो कि 55% ऑफ द पॉपुलेशन है। और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से अफगानिस्तान को अर्जेंट बेसिस पे $4.4 बिलियन की जरूरत है डोनर कंट्रीज से, नहीं तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज रिलायंस ऑन चाइनीज गुड्स सर्ज्ड इन 2021। इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं $16 बिलियन ज्यादा अपने की टॉप 100 इंपोर्ट्स के चाइना से। मतलब 2020 में जितना चाइना से इंपोर्ट आया था टॉप 100 चीजों का, उससे $16 बिलियन इस बार ज्यादा आया है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स चाइना की जो बॉडी, उसने बताया है कि बाइलेटरल ट्रेड इंडिया चाइना के बीच में हुआ है $125 बिलियन का 2021 में, और इंपोर्ट्स आर एन ऑल टाइम हाई। हमने लगभग $97.5 बिलियन का सामान चाइना से इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 8,455 डिफरेंट प्रकार के आइटम हमने चाइना से इंपोर्ट किए हैं बिटवीन जनवरी एंड नवंबर। अभी जनवरी से नवंबर के बीच का ही डाटा सामने आया, दिसंबर का डाटा सामने नहीं आया। इसमें से अगर आप देखो तो 4,591 चीजें ऐसी हैं जिसका इंपोर्ट इंडिया ने ज्यादा किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑटो कंपोनेंट्स हो, टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, हमने सब कुछ इंप्लीमेंट किया है, मतलब हमने सब कुछ इंपोर्ट किया है। जो टॉप 100 आइटम्स हमने क्वांटिटी वाइज इंपोर्ट किए हैं और वैल्यू वाइज, वो बनाते हैं $41 बिलियन। तो मतलब जो टॉप 100 आइटम्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो $25 बिलियन के हमने इंपोर्ट किए थे 2020 में, और 2021 में किए हैं $41 बिलियन के। और ये सब इंडिविजुअल आइटम्स $100 मिलियन से ज्यादा के हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हैं, केमिकल्स भी हैं, ऑटो कंपोनेंट्स भी हैं। हमने फिनिश्ड और इंटरमीडिएट दोनों प्रकार के गुड्स को इंपोर्ट किया है चाइना से। अब आप बोलोगे सर ये फिनिश्ड और इंटरमीडिएट क्या होता है? फिनिश्ड होता है फाइनल प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए चाइना में कोई टॉय बना, खिलौना बना, अब वो खिलौना चाइना से इंडिया के अंदर आया और इंडिया के मार्केट में बिक गया। इंडिया मतलब चाइना के मार्केट में मान लीजिए आईफोन बना, अब वो आईफोन बन के इंडिया के मार्केट में आया और सीधे सीधे बिक गया, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट ही वहां से आया और इंडिया के मार्केट में बिक गया। एक होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिनको आप बल्क ड्रग भी बोलते हो। तो पैरासीटामोल की बुखार की दवाइयां, कॉम्बीफ्लाम की बुखार की दवाइयां इंडिया के अंदर बनती हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। लेकिन उन दवाइयों को बनाने के लिए जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाने वाला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो चाइना से आया। तो इसको आप बोलोगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हमने इंपोर्ट किए भर भर के चाइना से, फिशेस प्रोडक्ट भी इंपोर्ट किए। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने 147% ज्यादा इंपोर्ट किए चाइना से लास्ट ईयर। लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर 77% ज्यादा इंपोर्ट किए। ऑक्सीजन थेरेपी एपरेटस पिछले साल से 4 गुना ज्यादा इंपोर्ट किया। ओके, और ये सब इंपोर्ट ज्यादा क्यों हो रहा है? 2-3 वजह है। एक वजह तो ये है कि इंडिया के अंदर रिकवरी इन डोमेस्टिक डिमांड हुआ है, हमारी इकोनॉमी फिर से ऊपर उठ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी उठ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इनपुट चाहिए, वो कहां से आएगा? चाइना से आएगा। दूसरा, दुनिया भर की सप्लाई चेन टूट गई है। तो पहले जो चीजें हम लोग किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोकिंग कोल की अगर आप बात करो, तो ये कोकिंग कोल पहले हम इंपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से सही समय पर ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो पाए, तो हमने चाइना से इंपोर्ट कर लिया। तो सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो दुनिया भर में हुए, उसकी वजह से भी चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। अब इन सब चीजों का एक बड़ा ही नेगेटिव साइड इफेक्ट है कि जब हम चाइना के ऊपर इंपोर्ट्स को लेके इस हद तक डिपेंडेंट है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम किस हद तक चाइना को पुश बैक कर सकते हैं, यहां पे हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो कॉम्प्रोमाइज नजर आती है। बहरहाल, एक जो अच्छी बात यहां पे बताई गई है वो ये है कि इन ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। देखिए, टॉय, इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर ऐसी चीज है जो कि इंडिया के अंदर ही बन सकती हैं। जो चीजें इंडिया के अंदर बन सकती हैं वो अगर हम चाइना से मंगा रहे हैं तो टेंशन है। लेकिन हम लोग अब नए नए प्रकार के इंटरमीडिएट गुड्स मंगा रहे हैं, और नए नए प्रकार के इंटरमीडिएट गुड्स इंडिया के अंदर मंगाना एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हम इन इंटरमीडिएट गुड्स का प्रयोग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो फाइनल प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में बिकेगा और फॉरेन मार्केट्स बिकेगा। एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बनाने की कैपेबिलिटी हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम भारत सरकार ने लागू की है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए। तो अभी के लिए जो बल्क ड्रग एपीआई, मैं एपीआई बोल रहा हूं चाहे बल्क ड्रग बोल रहा हूं, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। तो अभी के लिए जो एपीआई बल्क ड्रग हम लोग चाइना से मंगाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम शायद हमारे पास खुद ये कैपेबिलिटी आ जाए कि हम एपीआई को अपने देश में बना सकें।
तो नए नए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और उससे कोई नई चीज बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमारे देश में डेवलप होगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप होगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को भी सोर्स करने का इकोसिस्टम डेवलप होगा। खुद की R&D पे हम लोग काम करेंगे तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चाइना के ऊपर रिलायंस कम हो जाएगी। इमीडिएट रिलायंस कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रेड में न्यूज आपको काम आएगी। लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, तो ये जो इस्लामिक स्टेट कुर्द फोर्सेस जो सीरिया के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में मैं एक लेक्चर, एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी के लिए लेक्चर मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। और पॉसिबल दोस्तों ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।